तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 5 का नाम था द ग्रैंड डिजाइन। और भाई सही में क्या जबरदस्त ग्रैंड डिजाइन हमें दिखा दिया गया। फॉगी का फ्लैशबैक, वेजली की पुरानी झलक और प्रेजेंट के पास्ट का सबसे कनेक्शन, डेयरडेविल की दरिया दिली, फिस्क की मजबूरी और उसमें डेस्क और वेनेसा बस अपनी सांसें गिन रहे हैं। ये लिटरली एक परफेक्ट एपिसोड था और मैं ज्यादा देर करना नहीं चाहूंगा इसका ब्रेकडाउन करने में। एपिसोड का पहला सीन जो बीच पर है, ये विल्सन फिस्क की साइकोलॉजिकल फैंटेसी है, जहां वो और वेनेसा व्हाइट कपड़ों में एक सुनसान बीच या आइलैंड पर हैं। जैसा कि वेनेसा ने एपिसोड 3 में भी मेंशन किया था, तो उन्होंने बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं रैबिट इन अ स्नोस्टॉर्म पेंटिंग का लिविंग वर्जन है, वो व्हाइट कैनवास जिसने इनकी स्टोरी शुरू की थी। ब्लड गिरने से पहले जो साइलेंस है और जो प्योरिटी है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ साउंड डिजाइन, क्योंकि कोई बैकग्राउंड स्कोर यहाँ नहीं है, सिर्फ वेव्स की आवाज। एडिटर ने इंटेंशनली ये आवाज़ एपिसोड के आखिर के लिए भी सेव की, एक हॉन्टिंग लूप क्रिएट करने के लिए। जब एपिसोड खत्म होता है तब भी वही वेव्स फिर से सुनाई देते हैं, लेकिन तब उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। उसी बीच सीन में एक और डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। सीजन 2 के एपिसोड 3 में फिस्क ने कहा था कि उसे सैंड से नफरत है, स्पेशली पाँव के बीच में आने वाली। तो अगर वो खुद अपनी वाइफ के साथ बीच पर नंगे पाँव चल रहा है, तो ये दिखाता है कि फिस्क का अपनी वाइफ वनेसा के लिए डिवोशन इतना अनकंडीशनल है कि वो अपनी डीपेस्ट फिजिकल डिस्कम्फर्ट को भी सहन कर रहा है। हॉस्पिटल सीन में जब ऑफिसर पावेल फिस्क के पास आता है, तब हमारा विल्सन फिस्क एकदम से रोते हुए फिस्क से किंगपिन में चेंज हो जाता है और वो सिर्फ एक चीज कहता है कि पॉइंटडेक्स्टर को जिंदा पकड़ के लाओ। यानी जो कैलकुलेटेड पर्सनैलिटी उसकी चल रही थी मेयर वाली, अब वो तो खत्म हो चुकी है। अब वो रिवेंज और सेडिज्म वाले रास्ते पर निकल गया है, जहां वो हर उस इंसान को तड़पाएगा जिसकी वजह से वनेसा का ये हाल हुआ है, खासकर कि पॉइंटडेक्स्टर को। टनल सीक्वेंस में बुलजाई जो बोलता है, वो दिखाता है कि उसकी साइकोलॉजी कितनी डिस्टर्बिंग है। डेक्स सच में बिलीव करता है कि फॉगी नेल्सन को मारना और वनेसा फिस्क को मारना ये एक कॉस्मिक बैलेंस है। उसके लिए वायलेंस एक खाते यानी एक अकाउंट की तरह है, लोगों की जान का डेबिट क्रेडिट है यहाँ। उसे ना तो कोई गिल्ट है और ना ही अब उसका कोई इवल इंटेंट दिख रहा है, वो इसे सिर्फ मैथमेटिक्स समझता है। और फिर मैट एक लाइन बोलता है जो इस पूरे सीजन का एंकर है, आई एम ट्राइंग टू सेव यू बिकॉज आई ट्राई टू किल यू। यानी डेयरडेविल कोई दया नहीं दिखा रहा, बल्कि अपनी गलती सुधार रहा है। मैट खुद जानता है कि वो बॉर्न अगेन सीजन 1 के पहले एपिसोड में लाइन क्रॉस कर चुका था और अब बुलजाई को बचाना उसकी अपनी सोल की क्लीनिंग एक्सरसाइज है। पहला फ्लैशबैक आते ही स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है। ये क्रिएटिव चॉइस मुझे अच्छी लगती है, जहाँ काफी बार एस्पेक्ट रेशियो का यूज होता है डेयरडेविल की पावर्स को दिखाने के लिए, तो यहाँ ये यूज हुआ नॉस्टैल्जिया देने के लिए। प्रेजेंट डे सीन्स 2.39 रेशियो 1 वाइड स्क्रीन में है, लेकिन फ्लैशबैक में एस्पेक्ट रेशियो 1.78 रेशियो 1 है, वही जो ओरिजिनल नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में था। इससे ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया का एक फिजिकल सेंसेशन मिलता है। 2015 प्रोडक्शन स्टाइल भी यहाँ यूज करी गई है इन सीन्स को फिल्म करने के लिए। उसी फ्लैशबैक में फॉगी एक वर्ड यूज करता है, एवोकाडोज। इस वर्ड से हमें इस फ्लैशबैक की टाइमलाइन समझ में आती है। सीजन 1 में एक सीन आता है जहां फॉगी ड्रंक होकर एवोकाडो को एवोकाडो समझ बैठता है। एवोकाडो स्पेनिश वर्ड है लॉयर के लिए, जबकि फॉगी यहाँ वर्ड यूज कर रहा है एवोकाडो, वो एक फ्रूट है। और तब से एवोकाडो वाली बात इनसाइड जोक बन गई, जहां वो लोग अपने फर्म का नाम लेते हैं, नेल्सन एंड मर्डॉक, एवोकाडोज एट लॉ। इस लाइन का यहाँ यूज होना मतलब ये है कि ये नज़ारा डेयरडेविल की कहानी के शुरू होने से भी पहले का है, जब नेल्सन एंड मर्डॉक ऑफिशियली बने भी नहीं थे। और इस फ्लैशबैक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, फॉगी और मैट के लॉ फर्म का नाम मर्डॉक एंड नेल्सन होने वाला था, मर्डॉक पहले, लेकिन मैट ने फॉगी का नाम आगे रखा, नेल्सन एंड मर्डॉक, क्योंकि उसने देखा कि फॉगी ने मकॉय को सारी सेविंग्स दे दी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ मर्सी के लिए। मैट के लिए फॉगी का नाम पहले रखे जाना एक ट्रिब्यूट था, एक एक्नॉलेजमेंट कि फॉगी का मोरल कंपस उससे सुपीरियर है। इस एक डिटेल से उनकी पूरी फ्रेंडशिप की फाउंडेशन समझ आती है। तो देखो, इस फ्लैशबैक से एक चीज क्लियर हुई कि मैट मर्डॉक था तो हमेशा से ही एक नंबर का लफंगा। जैसे आज की तारीख में उसकी गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट ही देख लो, आज कैरन, कल हेदर, परसों शी हल्क, उससे पहले इलेक्ट्रा। अपना डेयरडेविल है तो छिछोरा, और देखो ज्ञान देता रहता है रिडेम्पशन की और फॉरगिवनेस की। उसकी असली अच्छाई सामने लेकर आया फॉगी।
फॉगी ने अपने बुली तक की मदद करी, उसे अपनी लाइफ सेविंग्स देकर। और इसी चीज से तो मैट इंस्पायर हुआ था कि जहां मदद कर सकते हो वहां लोगों की मदद हमेशा करो। फिस्क के फ्लैशबैक में जेम्स वेस्ली को दिखाया जाता है जो पहले फिस्क का राइट हैंड था। वैसे अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि उसे कैरन नहीं मारा था। तो फ्लैशबैक में वेस्ली और फिस्क डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अपने क्राइम वाले पैसों को काले से सफेद कैसे करें, जहां यहाँ बिटकॉइन और आर्ट गैलरीज की बात होती है। अब वेस्ली का आर्ट गैलरी वाला सजेशन लिटरली इस पूरी माइथोलॉजी की नींव है, क्योंकि यही एडवाइस फिस्क को सीन कंटेम्पो गैलरी तक ले गई जहां उसे वनेसा मिली, और यहीं से मौत से टक्कर शुरू हो चुकी थी भाई की। एपिसोड में हम देखते हैं कि बक कैशमैन डैनियल को ऑप्शन देता है कि जिस फर्स्ट मैन को उसने लास्ट एपिसोड में मारा था उसको वो काटेगा या दफनाएगा। ये दफनाने वाला सीन सोप्रानोस को ही रेफर कर रहा है। कैशमैन डैनियल को वुड्स में ले जाता है ग्रेव्स डिग करने के लिए। ये रेफरेंस मामूली बिल्कुल नहीं है। डैनियल का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइकल गैंडोल्फिनी जेम्स गैंडोल्फिनी के बेटे हैं, जिन्होंने टोनी सोप्रानो का रोल प्ले किया था। और उस शो में भी ऐसा ही एक सीन होता है जहां सिल्वियो एड्रियाना को वुड्स में ले जाता है। राइटर्स कहीं ना कहीं हमें क्लियर कर रहे हैं कि एवीटीएफ अब लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, ये एक मॉब सिंडिकेट बन चुका है। रैबिट इन अ स्नोस्टॉर्म फ्लैशबैक में एक ब्लिंक एंड मिस डिटेल है, फिस्क के कफलिंग्स। ये वही कफलिंग्स है जो उसने अपने अब्यूजिव फादर से लिए थे। उसी फादर को उसने हैमर से मारा था बचपन में, और वो ये कफलिंग्स पहनकर वेनेसा से पहली बार मिलता है। ये बड़ी टेरिफाइंग चीज है, क्योंकि यहाँ उसका डीपेस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा और उसकी मोस्ट प्रोफाउंड लव एक ही मोमेंट में आमने सामने है। वेनेसा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस आयलेट ज्यूरर ने एक और लेयर रिवील की है। ये फ्लैशबैक वेनेसा की एक्चुअल मेमोरीज नहीं हो सकती, वो कोमा में है, और ये सीन शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड का रोमांटिसाइज्ड वर्जन है। पेंटिंग का मेटाफर वही है, फिस्क वो स्टॉर्म है और वेनेसा वो रैबिट जो विलिंगली उस स्टॉर्म में रही। तो फाइनली मैट और डेक्स अब एक साथ चर्च में होते हैं। यही वो स्पेस था जहां मैट स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होता है, और अब वो स्पेस भी टेंटेड हो गया है। बुलजाई फ्लोर पर है, मैट वहां से जाने लगता है। यहाँ एडिटिंग में एक मेमोरी क्रॉस कट होती है, मैकॉय वाले फॉगी का मर्सी मोमेंट जिसने मैट की मोरालिटी को शेप किया था। और मैट वापस पलटकर डेक्स को अपने कंधे पर उठा लेता है। यहाँ कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ फॉगी की मोरल लेगेसी को मैट कैरी कर रहा था अपने कंधों पर, और यही तो असली फ्रेंडशिप होती है। क्लाइमैक्स सीन में वनेसा की एक लाइन सब कुछ तोड़ देती है। वो पाइनएप्पल जूस मांगती है और उसकी डिमांड बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन फिस्क जानता था कि वनेसा को पाइनएप्पल से नफरत है। ये कहीं ना कहीं मेडिकली एक्यूरेट भी है। सिवियर ब्रेन ट्रॉमा में मेमोरीज और पर्सनैलिटी दोनों स्क्रैम्बल कर सकते हैं। और फिर वनेसा कहती है, मुझे बताओ तुम मुझसे कैसे मिले। फिस्क रोते हुए रैबिट इन अ स्नोस्टॉर्म का पूरा किस्सा सुनाता है। स्टोरी खत्म होती है, दोनों एक हंसी शेयर करते हैं, और यहाँ आता है ट्विस्ट। वनेसा फिर से वही बात कहती है कि मुझे अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाओ। हार्ट मॉनिटर ग्लिच करता है और ऐसा हिट किया जाता है कि वनेसा की कंडीशन अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और मे बी अब वो मर जाएगी, क्योंकि सिर्फ वेव्स की आवाज़ आती है, वही जो एपिसोड की शुरुआत में थी, जिसका क्लियर मीनिंग यही है कि वनेसा का जो ड्रीम था फिस्क के साथ वो ड्रीम ही रह गया। फिस्क ने अपनी पूरी पावर और अपना एम्पायर इसलिए बनाया था ताकि वो कभी दोबारा वो बचपन वाली हेल्पलेसनेस फील ना करे, लेकिन एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा आकर सब कुछ तोड़ देता है। द ग्रैंड डिजाइन जो इस एपिसोड का टाइटल है, उसका आइडिया मैट के सीजन 3 की स्पीच से आता है, जहां वो बोलता है कि हम लाइफ को उल्टे साइड से देखते हैं, जहां बस उलझे हुए धागे दिखते हैं, कोई पैटर्न नहीं। पर इस एपिसोड में धीरे धीरे समझ आता है कि एक्चुअली सब एक पैटर्न था। सालों पहले फॉगी ने एक अननोन आदमी को बचाया, उस एक डिसीजन ने चेन रिएक्शन स्टार्ट किया। उस आदमी का कनेक्शन फिस्क के हिटमैन से था, फिर बुलजाई वापस आता है, फिर वनेसा चली जाती है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। द ग्रैंड डिजाइन, बस हमें अब जाकर वो ग्रैंड डिजाइन दिखा। तो भाई ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के एपिसोड 5 का। वेडनेसडे इतना पैक्ड चल रहा है कि पूछो मत। इनविंसिबल और द बॉयज के भी एपिसोड कितने जबरदस्त थे। पर फिलहाल आप मुझे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में बताओ। मैंने हाल फिलहाल आपको डिफेंडर्स सागा का परफेक्ट वॉच ऑर्डर भी बताया है, उसे अगले एपिसोड के आने से पहले जरूर देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे बताओ कि क्या ये एपिसोड अभी तक का बेस्ट डेयरडेविल एपिसोड था। आइए इसके बारे में कमेंट से डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।